मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 15 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसके अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में आई हुई थी। बार बार से कहती, मोहित मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर के किसी और नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम मोहित है। मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन मैं 12 साल की उम्र से मालकिन के घर में काम कर रहा था। इसलिए जितना भरोसा वह मुझ पर करती थी किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो मोहित, अपनी बेटी काजल को मैं घर ही छोड़े जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं सर हिलाने लगा कि जी मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में तो परी 15 साल की थी, लेकिन थी ज़रा बावली किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली। मालकिन की एक इकलौती बेटी थी, इसलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक बूढ़े गुड्डियों से खेलती थी। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं इसका ख्याल रखूँगा। लेकिन उसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे की, मैं तो दंग सा रह गया था। वह कैसे मुझसे यह बात कर सकती थी। कहने लगी कि रात को तुम मेरी काजल के पास ही सोओगे, इसके कमरे में रहोगे। यह बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरा तो दिमाग यह सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बीवी के कमरे में सो सकता हूँ। आप सोच कर तो बातें करें, यह ठीक नहीं है। वह कहने लगी, मोहित, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम काजल के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने दिल में यह पक्का इरादा कर चुका था कि मैं काजल के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत ही अमीर। मालकिन की बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी, जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था, और एक ही बेटी थी जिसे उन्हें लाड प्यार से पाला। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो मालकिन जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से हल्का रखा था। बहुत प्यार करते थे वे मालकिन से। लव मैरिज की थी। उनकी दोनों एक साथ बहुत खुश थे। काजोल की पैदा होने से चंद महीने पहले मालिक के कार का हादसे में देहांत हो गया। मालकिन सदमे में थी। दीवानी जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि वे अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूँ नहीं जा सकते। इस वक्त 10 साल का था मैं, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था। लेकिन उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वे मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब काजल पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई थी, मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल काजल के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल लिया था। इतने नौकर को वही देखती थी। 14 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज़्यादा वफादार और भरोसे करने वाला नौकर मैं था। कारोबार की देखरेख भी के मामले में मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक का हिसाब चुकाया था। एक एक पाई का हिसाब मालिक इनको देते थे। इस साल मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि वह भी तीर्थ पर जाना चाहती हैं। यह सुनकर पहले तो काजल ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वह अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसीलिए मालकिन ने कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी, और मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई है तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाट से भी करके देखूं। मैंने सुकून से सांस लिया और मज़े से अपनी दोनों टांगें सामने शीशे की टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में लिया, टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं, तभी इस कमरे का दरवाज़ा खुला और काजल हॉल में आई। जब उसने मेरे बैठने के गौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, मोहित के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो माँ के आते ही
उन्हें लगाऊंगी कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पाँव पसार कर बैठे थे। यह सुनते ही मैं हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बीवी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत ना लगाना। मैंने फ़ौरन से टीवी बंद कर दिया और रिमोट साइड पर रख दिया। काजोल माथे पर गुस्सा चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब यह ना समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊँ। जब तक वह घर पर नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ रखा और सर झुका। जी जी, क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आप हुक्म। अंदर से मेरा तो जल के ही रह गया था। मेरा कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकानी हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार के कई चक्कर लगवाती थी, कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती थी, जाओ मोहित, जो मालकिन कहती हैं वह कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसा खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा था। कहने लगा, भी तो बड़ा रौब जमा रहा था, आ गया ना अपने औकात में। मुझे उसे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वह बड़े मज़े से काजल पी रही थी। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो काजल कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो मोहित? माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में ही सोओगे। यह सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने हैरानी से काजल की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और नौकर भी हैं, आप उन्हें अपने साथ सुला लें। वह कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया था लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। काजल बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट ऑफ कर दी थी। मैं कमरे में इस वक्त गुप्त अंधेरा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। भला वह 15 साल की थी लेकिन मैं तो 15 वर्ष का था। मुझे किसी भी एक बात याद आने लगी थी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि मैं नौकरानी को काजल के साथ सुला लेती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी काजल पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदली, अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का ध्यान करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। घड़ी के तेज़ अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठा तो देखा कि काजल नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फ़ौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसके पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ काजल को अकेले मत भेजना, इसलिए जब काजल तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो ड्राइवर के साथ मैं जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा। इस हिसाब किताब की सारी मेरी जिम्मेदारी थी। उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि काजल को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं ना जाता ड्राइवर भी काजल को स्कूल से लेने नहीं जाता और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से यह बात निकल चुकी थी। 12 बजे काजल की छुट्टी होनी थी और मुझे 2 बज चुके थे कि जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी और जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो वह मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे काजल की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में है, तुम उसे स्कूल लेने क्यों नहीं गए? यह सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन, वह मैं ज़मीनों का हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसे लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नज़र से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? वह कहने लगा कि मैं क्यों बताऊं? मालकिन ने तो तुम्हें सब नौकरों का सरदार बना रखा है, उन बातों का तुम खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रहते थे। बहरहाल मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था, सिर्फ काजल ही स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर बोला, इतनी लेट क्यों हैं?
वह गुस्से से लाल पीले होते हुए गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर में घर नहीं पहुंचा, वह मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, माँ को आने दो, तुम्हारे कान पर खिंचवाए नहीं तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचा तो खाना बनाने वाली ने ही खाना तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी बातों में बिजी थी। यह देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही अस्वस्थ हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम ही हमारे तरह नौकर हो, ज़्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बख लाकर रह गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने को कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ़ सुथरा करवा दिया। रात को मैं थक चुका था। जब मैं काजल के कमरे में गया तो वहाँ तेज़ आवाज़ों में अपना स्कूल का याद कर रही थी। मैं हॉल के सोफ़े पर जाकर सो गया, क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कि कोई आदमी काजल के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? तो फ़ौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त किचन बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था। मैंने लाइट जलाई, वहाँ कोई नहीं था। एक दरवाज़ा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैंने देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे को बंद अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस हॉल में आकर लेट गया। यह सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सोचा। मैं काजोल के कमरे में चला गया। वह बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आने लगी तो काजल शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी, माँ मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। माँ मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड में अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं अपने बेड से उठा और अपना हाथ काजल के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़ कर वह फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफ़ी देर में खड़ा इंतज़ार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़ाता हूँ। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं काजल के कमरे में ही सोने लगा था। एक नौकर ने दूध की खीर बनाई थी तो कहने लगा कि तुम भी खा लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वह खीर खा ली और रात को काजल के कमरे में चला गया। इस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया तो वह सुबह ही मेरी आँख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उस वक्त तो काजल नहीं जागती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो काजल वहाँ पर भी कहीं नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मैंने तमाम नौकरों को शोर मचा के जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वह हाल था कि काटो तो खून ना निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी। मैं कैसे उस रात को गहरी नींद सो गया। तब मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहाँ से गायब है। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को काजल के कमरे के बाहर देखा था। वह भागता हुआ किचन में गया था। शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फ़ौरन से मालिकिन को फ़ोन किया और सारी बातें उनके कानों में डाल दी। मैं बावर्ची का पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचो, उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी बच्चे कहने लगी कि वह तो घर पर आए ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची काजल के मुंह पर हाथ रखकर उसे एक गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ उसमें नज़र आ रहा था कि बावर्ची काजल के मुंह पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती इस गाड़ी में बिठा रहा है। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ भाग गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे, वह सुनसान जगह पर गाड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते थे। मैं भागता हुआ इसी तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं इस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर ज़ोरदार लात मारी और दरवाज़ा खुल गया। सामने वह बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने काजल को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी में बैठा रखा था। वह बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खोल उठा। मैंने आओ देखा ना ताओ और उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई।
उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए काजल मेरे गले से लग गई। बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत ज़रूर करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आँख उठाकर देख सकता है और ना ही काजल की तरफ। यह सुनकर मालकिन खुश हो गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी में के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।